इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं देखिए आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूँ। आप सोचेंगे ये खुशखबरी कैसी है, तो मैं आपको एक-एक करके सब कुछ बताता हूँ। बहुत कुछ है आज आपको बताने के लिए और मैं आज आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अब मैं चलिए आपको बारी-बारी से दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि मुख्यमंत्री जी जो है बिहार में ये 22 तारीख को, आज से 4-5 दिन बाद 22 तारीख को जो है 10:30 बजे ये एक मीटिंग करने वाले हैं। पूरे मंत्री परिषद के साथ बैठक होगी सचिवालय में और इसमें जो है सभी मंत्रीगण होंगे। उसके साथ ही इसमें जो है शिक्षा विभाग के भी हैं और बीपीएससी के चेयरमैन वगैरह भी इसमें बैठक में हिस्सा लेंगे। इसमें बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं लोग, ये सेकंड मेरिट लिस्ट पे, उसके साथ ही साथ सीटेट अपेयरिंग पे, उसके साथ ही साथ आपके जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना है उस पे 1 से 5 की जो नई वैकेंसी जारी की गई उस पे, तो सारी चीज़ों पर वो लोग चर्चा करेंगे और वहाँ से नए डिसीजंस निकलेंगे। तो 22 तारीख का आप लोग मीटिंग में जो हिस्सा होगा उसमें भाग लेना मत भूलिएगा। मतलब एक तरह से जो मीटिंग है उसका सार जरूर जानिएगा। शाम तक उसका डिटेल अपडेट मैं अपने चैनल पर भी डालूंगा, तो आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। तो यहाँ से आपको 22 तारीख को सेकंड मेरिट लिस्ट का एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँ तो देखिए, जैसे कि अभी कुछ लोग ट्रेनिंग पर थे शिक्षक में, तो बहुत से लोग अभी ट्रेनिंग पर नहीं थे क्योंकि उतनी ज़्यादा क्षमता नहीं है ट्रेनिंग कराने की। जैसे एक बार में 20,000, 25,000, 17,000, 18,000 लोगों को ट्रेनिंग करा सकते हैं, लेकिन लाखों लोगों को एक साथ ट्रेनिंग कराना संभव नहीं होता है। तो कुछ लोगों को ट्रेनिंग में लिया गया था, तो कुछ लोगों को भी ट्रेनिंग में नहीं लिया गया था। जो जिनको नहीं लिया गया था उनकी ट्रेनिंग अब शुरू हो रही है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो है यहाँ पर आप साफ-साफ पढ़ सकते हैं कि दिनांक 20 नवंबर 2023 से लेकर 2 दिसंबर 2023 तक आयोजित 2 सप्ताह आवासीय आरंभिक प्रशिक्षण में प्राथमिक विद्यालयों के 1 से 5 के लिए चयनित नवनियुक्त विद्यालयों के अध्यापक जिला संबंधित से निर्धारित प्रशिक्षण संस्थानों हेतु प्रयुक्त करने हैं। मतलब कि आप लोग का जो है 20 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक में 2 सप्ताह का जो है फिर से एक ट्रेनिंग शुरू होने वाला है, जो कि बच्चे नहीं भाग ले पाए थे। मतलब जिन बच्चों का नहीं हो पाया था अभी तक ट्रेनिंग, उनका अब होने वाला है। ये ट्रेनिंग का दूसरा फेज़ होगा। तो ये आप देख सकते हैं पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है और कितने डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर बताया गया कि कितने डिस्ट्रिक्ट में कितना, किस डिस्ट्रिक्ट में कितना छात्रों की ट्रेनिंग होने वाली है। और अगर आप टोटल देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप नीचे जाएंगे तो ये रहा कुछ ऐसे लिस्ट बना करके। अब टोटल अगर आप देखेंगे तो 64 जगह पे ट्रेनिंग होने वाली है और कुल मिला जुला के 17,770 लोगों की सेकंड फेज़ में ट्रेनिंग होने वाली है। तो ये ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और ट्रेनिंग के जस्ट बाद आपका जो है, जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी तब आपकी जो है मतलब एक तरह से ज्वाइनिंग करा दी जाएगी विद्यालयों में। तो ये बात तो होगा यहाँ से। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीटें कितनी ज़्यादा छूट रही हैं, कितनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, कितनी ज़्यादा घट रही हैं। मैं आपको सब कुछ डिस्कस करूँगा, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। अभी मैं आपको ले चलता हूँ जो नया वैकेंसी आया हुआ है, उसके बाद मैं आपको सीटों पर विवरण दूंगा। उससे पहले मैं आपको जो नया वैकेंसी आया है 1 से 5 में, मैं उसकी डिटेलिंग आपको दे देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने जो स्क्रीन पर ये आपको दिख रहा है ये नोटिस, मैं आपको इस नोटिस के बारे में अच्छे से बताता हूँ। देखिए ये जो है पटना के बीपीएससी ने जो है कल नोटिस प्रकाशित किया गया था, जिसमें आपको यहाँ पर पहला नंबर ऑफ कॉलम में दिया गया है कि विलंब शुल्क के साथ 11 तारीख तक का जो कि डेट दिया गया था आपको पहले, जो कि अभी फॉर्म चल रहा था, जिसका 5 नवंबर से ही चल रहा था और 11 नवंबर तक, मतलब 14 नवंबर तक था, जो कि लेट फीस के, बिना लेट फीस का अब जो है फॉर्म भरेंगे अगर आप 17 नवंबर तक, तो लेट फीस के साथ भरना होगा। तो ये प्रक्रिया जो चल रही थी वो ऐसे ही कि वैसे ही चलेगी, यथावत है। 25 नवंबर तक का विस्तार ये भी यथावत है, उसी तरह से है। लेकिन जो नया काम किया गया है, नया काम क्या है कि निबंधन, भुगतान एवं ऑनलाइन आवेदन, मतलब इसमें अलग अलग नहीं है, आप समझिएगा ध्यान से कि निबंधन भी करना है, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है, भुगतान यानी आपको पेमेंट भी करना है, उसके साथ साथ ऑनलाइन आवेदन, आपको तीनों एक साथ करना है। तो ये जो है इसमें अलग अलग था ऊपर वाले में, लेकिन जो अभी आया था 6 से 8 का, 9 से 10 का, 11 से 12 का, जो अभी ऊपर में आया था, तो उसमें जो है आपको अलग अलग करना था। पहले निबंधन करना था, फिर पेमेंट करना था, फिर उसके बाद जब ये आप कर लेंगे तो उसके बाद अलग डेट पर आपको जो है आवेदन करना था। लेकिन इसमें क्या है, जो नया 1 से 5 वर्ग का अप्लीकेशन ले रहे हैं, तो इसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसी दिन आप पेमेंट कर लेंगे, उसी दिन आप फॉर्म भर लेंगे। यानी 16 तारीख से ही जो है, यानी आज के डेट से ही आपका ये फॉर्म चालू हो गया है। आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं अच्छे से और 25 नवंबर तक ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें 9 दिन का समय दिया गया है। तो आप 25 नवंबर तक अपने आप को फॉर्म को अगर फिल कर लेंगे तो 1 से 5 में भी आपको मौका मिल जाएगा। तो 1 से 5 में जो है सीटेट वही फर्स्ट पेपर अलाउड होता है। उसके साथ ही साथ 1 से 5 में आपके लिए बीटीसी का होना ज़रूरी है, जिसको आप डीएलएड कहते हैं। बीएड वाले 1 से 5 में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इस बार साफ साफ नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि बीएड वाले 1 से 5 वाले फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, जबकि बीटीसी वाले या डीएलएड वाले ही फॉर्म को एक भरेंगे।
तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि ट्रेन की वजह से हो सकता है आपको सुनाई ना दिया हो। तो मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ पर आपको जो पहले वाला था जैसे वैसे चलेगा, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 वाले का जो आवेदन चल रहा था वो चलेगा, जैसे चल रहा था एज इट इज़ वैसे ही चलेगा। लेकिन जो अभी नया शुरू हुआ है वो 1 से लेकर 5 तक के कक्षा का आवेदन शुरू हुआ है। ये आवेदन 16 से लेकर, यानी आज से लेकर के आपका जो है 25 नवंबर तक आपको चलता रहेगा। इसमें आपको उसी दिन आपको मतलब रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और आप आवेदन कर सकते हैं, मतलब तीनों एक ही दिन आप कर सकते हैं, क्योंकि निबंधन, भुगतान और ऑनलाइन आवेदन सब एक ही बार में दे दिया गया है। और 25 नवंबर के बाद आप कोई फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, और ये विस्तारित भी नहीं होगा। यहाँ पे अविस्तारित ये लिखा हुआ है, यहाँ भी वही लिखा हुआ था अविस्तारित, यानी ये बढ़ेगा डेट नहीं। आप ऐसा मत सोचेगा कि लास्ट डेट एक्सटेंड हो जाएगा, इसलिए आप फॉर्म को पहले ही भर लीजिएगा, वरना लास्ट में साइट चलेगी नहीं। तो ये बात आपको ध्यान समझ में रख लेना। और जो यहाँ पे फॉर्म भरेंगे उनके पास सीटेट फर्स्ट पेपर होना चाहिए, उसके साथ ही साथ आपके पास बीटीसी यानी डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। तो बीटीसी या डीएलएड वाले इस फॉर्म को भरेंगे, बीएड वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इस बार साफ साफ नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हम इस फॉर्म में बीएड को अलाउड नहीं करेंगे। तो आप बीटीसी अगर आपके पास है या डीएलएड है आपके पास तो 1 से 5 में भर सकते हैं, अन्यथा आप ऊपर वाले में ट्राई करेंगे। तो ये बात है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट दिखाया है उसको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा वो एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको दिख रहा होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यूज़ लिस्ट ऑफ द स्कूल अलॉटमेंट न्यूली रिक्वायरमेंट टीचर 26 एडवर्टाइजर नंबर 26/2023। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नाम दिया हुआ है, रोल नंबर है, कैंडिडेट का नाम है, टीचर आईडी बना दी गई है उनकी, वो है उर्दू सब्जेक्ट्स हैं कि सामान्य सब्जेक्ट्स हैं कि कैसे हैं वो है, स्कूल का नाम कौन सा स्कूल उनको अलॉट किया गया है, उसके साथ ही साथ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, सब कुछ आपको यहाँ पर दे दिया गया। नहीं, ये जो लिस्ट आपके सामने दिख रही है ये स्कूल अलॉटमेंट लिस्ट लेटर का लिस्ट है, और ये किस डिस्ट्रिक्ट का है तो ये गया डिस्ट्रिक्ट का है। तो गया डिस्ट्रिक्ट में जितने भी छात्रों का नया शिक्षक में स्कूल का अलॉटमेंट कर दिया गया वो लिस्ट इनके पास, मैं यहाँ पे आकर के मैं अपने टेलीग्राम में भी दे दूंगा और व्हाट्सएप पे भी दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से आकर के देख सकते हैं। मुजफ्फरपुर का भी आगे दी जाएगी, तो ऐसा बात है। तो मैंने आपको वीडियो दिखाया है, अभी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ 4-5 चीज़ों पर, फिर उसके बाद मैं आगे की बात करूँगा। देखिए ये बीपीएससी है, सेकेंड मेरिट लिस्ट की बात होगी कि इसमें क्या क्या बात होगा मैं बताऊँ। तो सेकंड मेरिट लिस्ट या मतलब आएगा या नहीं आएगा, सबसे पहला बात। दूसरा बात, कितना मार्क्स कम होने की उम्मीद है। तीसरा बात, क्या है इसमें कैटेगरी वाइज क्या मार्क्स होगा, उसके साथ साथ आपका कितनी सीटें, फिर सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, नियोजित शिक्षक का क्या मामला है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले बात तो ये सूचना आप देख सकते हैं, ये जिला अधिकारी के मतलब ये आपको जो है जो नए शिक्षक बने हैं उनके लिए है कि ऐसे में सभी विद्यालय अध्यापक जो पूर्व में नियोजित शिक्षक के रूप में अन्य विभाग में कार्यरत हैं, यानी या तो नियोजित शिक्षक के रूप में या फिर अन्य विभाग में कार्यरत हैं, उक्त सभी अभ्यर्थियों को पूर्व विभाग या सेवाओं के समक्ष प्राधिकार नियोजन की इकाई के सचिव द्वारा सेवा स्वीकृति त्याग पत्र, यानी त्याग पत्र वहाँ से अपना लाना है। मतलब आपको अपना जो है वहाँ पर कि आप अपना नौकरी छोड़ रहे हैं, मैं दूसरा नौकरी करने जा रहा था, त्याग पत्र एवं नव नियुक्त विभाग सेवा में नियुक्त हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रति के पश्चात ही उन्हें विद्यालय का आवंटन पत्र दे होगा। यानी जितने भी नवनियुक्त शिक्षक बने हैं जो कि पहले से नियोजित शिक्षक थे, उनको पहले अपने विभाग में त्यागपत्र देना होगा, फिर उसके बाद आप नए ज्वाइनिंग को ले सकते हैं। तो ये चीज़ें तो अब उनके लिए हो गई। अब मैं आपको इसका असली मामला बताता हूँ कि बाय द वे मान लीजिए एक नियोजित शिक्षक कोई है, वो अपना त्यागपत्र वहाँ से दिया और फिर वहाँ पर गया, मतलब एक तरह से बीपीएससी के थ्रू गया, तो अब वो पहले सोचेगा विचारेगा, क्योंकि देखिए जो नियोजित शिक्षक है वो ऑलरेडी ज़्यादा सैलरी उठा रहे हैं। अगर बात की जाए तो वो ऑलरेडी 40+ पर हैं, 40-45 हज़ार रुपया वो पा रहे हैं अभी फिलहाल में, वो नियोजित शिक्षक हैं, जबकि प्राइमरी पर हैं तब भी 40-45 हज़ार पा, जबकि यहाँ आएंगे तो कम से कम उनका 4 से 5 हज़ार रुपये का नुकसान होगा प्रति महीना का, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये डर उनके अंदर डर बनेगा कि मान लीजिए हम यहाँ से रिजाइन दे दिए और वहाँ पर ना हो पाया बाय द वे, क्योंकि मान लीजिए बहुत सारी बात तो क्या होता है डॉक्यूमेंट्स में इधर उधर हो जाता है, कभी अंगूठे में दिक्कत हो जाता है, तो मतलब नहीं हो पाता है, तो जब नहीं हो पाएगा तो वो इधर से भी चले जाएंगे और उधर से भी चले जाएंगे, तो इसलिए जो है वो जल्दी नौकरी छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो ये भी बात हो जाएगी। उसके साथ आपको क्या लगेगा, तो यहाँ से बहुत सारी सीटें खाली होने वाली हैं, अभी आप देखते जाइए। यहाँ पे आधार कार्ड लगेगा, प्रवेश पत्र लगेगा, काउंसलिंग का लेटर लगेगा और बंदी नियुक्ति पत्र जो मिला है वो लगेगा, फिर उसका जो आपको मतलब त्याग पत्र देंगे वो, और यहाँ पर प्राधिकार का त्याग पत्र का जो प्रमाण पत्र होता है वो भी आपको देना पड़ेगा। तब जाकर के इनको क्या मिलेगा, इनको ज्वाइनिंग लेटर ऑफिशियली मिल जाएगा कि आपको विद्यालय ये वाला दे दिया गया है। अभी मैं आपको जो ये दिखा रहा था वही चीज़ यहाँ पे शिवहर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी ऐसा ही लगा दिया गया, नोटिस बोर्ड चिपका दिया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी प्रेस विज्ञप्ति भी शिक्षा विभाग के द्वारा, बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग के द्वारा ये प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है, सेम टू सेम कि आपको पहले त्यागपत्र देना होगा, बाद में नियुक्ति पत्र लेना होगा। तो ये बात रहा मामला, ये सारे। अब इससे सीट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे मैं आपको बता दूँ तो बहुत सारे नियोजित शिक्षक अपने नियोजित शिक्षक पर ही बने रहेंगे, ज़्यादातर लोग स्विच नहीं करेंगे इस पर, क्योंकि मान लीजिए 100 लोग नियोजित शिक्षक अगर हैं, 100 में से अगर मान लीजिए 90 लोग बीपीएससी में चयन हुआ है, तो उनमें से करीब 10-20 लोग तो ऐसे होंगे जो छोड़ेंगे नहीं, वो नियोजित शिक्षक पर ही बने रहेंगे और वहीं पर काम करेंगे। मैं बता देता हूँ, देखिए कि जो शिवहर है
भुज और शेखपुरा वैशाली है। 3 डिस्ट्रिक्ट का मैंने निकाला है खोज के, हालांकि और भी डिस्ट्रिक्ट का आ रहा है और धीरे धीरे 38 जिलों का आ जाएगा। और इसको आपको देखेंगे यहाँ से तो ये जो state.bihar.gov.in पर आप जाकर के इसको डिटेल से देख सकते हैं। यानी state.bihar.gov.in एक साइट है जो कि बिहार सरकार का ऑफिशियली साइट है। उस साइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने लोगों का जो है मतलब कॉलेज में आवंटन हो गया है, मतलब विद्यालय का आवंटन हो गया है, और रिजल्ट में कितने लोगों का नाम है। वहाँ से आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी सीटें खाली पड़ रही हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो इतने लोगों का शिवहर में 296 लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम दिया गया था, लेकिन उसमें से 277 लोग ही मतलब विद्यालय आवंटन हुआ है, ज्वाइनिंग किए हैं, तो 19 सीट यहाँ से बची। वैसे 1175 सीटों का जो है शेखपुरा में मतलब रिजल्ट दिया गया था, बट 1074 लोग ही यहाँ पर जाकर के फाइनल सिलेक्शन में विद्यालय का आवंटन ले पाए, यानी 101 सीट वहाँ पर भी बचा। उसी तरह से वैशाली में जो है 804 सीट है, तो 804 सीट में से 779 सीटों पर जो है फाइनल विद्यालय का आवंटन हुआ है, तो 25 सीट यहाँ से भी खाली हुआ है। इसी तरह से मानता मतलब बिहार के 38 जिलों में सीटें वैकेंट रहेंगी, जो कि इस तरह से रहेंगे। उसके पहले जो है ये तो विद्यालय आवंटन में नहीं आ रहे हैं, इतने तो विद्यालय के आवंटन में नहीं गए हैं, मतलब विद्यालय आवंटन के लिए नहीं गए इतने लोग। इसके पहले डीवी में कितने छठे, उसके पहले बहुत सारे लोग पॉलिसी छोड़ दिए कि मैं इसमें नहीं करूँगा, मैं उसमें करूँगा। जैसे मान लीजिए किसी का 11th-12th में हुआ होगा, 9th-10th में हुआ होगा, तो प्राइमरी में क्यों आएगा। तो उसी तरह से जिसका 9th-10th में हो जाएगा, जिसका 11th-12th हो जाएगा, वो 9th-10th वाला क्यों लेगा। तो आपकी रिजल्ट तो तीनों जगह है उसका, तो इसलिए वो तो एक ही जगह जाएगा जो अच्छा होगा, फिर अपने आप सीट तो खाली होगी। तो इस तरह से अगर आप देखा जाए तो करीब 25 सीट तो ऐसे ही निकल जाएगा। अब 25-30 हज़ार सीट पर कट ऑफ क्या होगी, मैं चलिए उस पर चर्चा कर देता हूँ। कितनी सीटें वैकेंट हो रही हैं तो इसकी कट ऑफ की क्या संभावना बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर ये प्रीवियस कट ऑफ है, ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ नीचे भी। ये देखिए, ये रहा अपना 1 to 5 का प्रीवियस कट ऑफ, मतलब जो अभी दिया गया था। फिर उसके बाद ये 9-10 का ये कट ऑफ रहा, फिर ये 11-12 का कट ऑफ है। तो ये तीनों कट ऑफ आपके सामने रखा हुआ है। 11-12 में 30 विषय हैं, 30 विषयों का अलग अलग कट ऑफ दिया गया यहाँ पर। उसी तरह से 9 और 10 में जो है तकरीबन 10 विषय हैं, 10 विषय में 10 सेक्शन में अलग अलग कट ऑफ दिया गया है। और वहीं अगर आप बात करें तो 1 से 5 वाले में सिर्फ 3 सेक्शन था, जो कि जनरल, बांग्ला और उर्दू करके था, तो ये 3 सेक्शन में यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी लेवल का यानी 1 to 5 लेवल का बात कर लेते हैं कि इसमें कट ऑफ कितनी जाने हैं। देखिए, सबसे पहले बात हम जनरल का बात करेंगे, उसी के हिसाब से आप कैटेगरी को समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए जनरल का पहले कट ऑफ कितना गया था, तो 67 नंबर गया था। 67 नंबर 1986 डेट ऑफ बर्थ का है। तो देखिए, ये तो 1986 वाला है ना, तो सबसे पहले प्रायोरिटी जितने भी मतलब ज़्यादा एज के होते हैं उनको दिया जाता है। जैसे 1986 है, फिर 87 वाले का नंबर आएगा, फिर 88 वाले का नंबर आएगा, फिर 89 वाले का आएगा, फिर 90 वाले का आएगा। इसी तरह करते 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 सन 2000 वाले का नंबर आएगा सबसे बाद में। तो 67 नंबर पाने वाले व्यक्ति जितने पहले मान लीजिए 89, पहले मान लीजिए 85 वाले रहे होंगे, 84 वाले रहे होंगे, फिर 86 वाले पे कट ऑफ बना, 87, 88, 89, 90, 91, 92, इस तरह करते करते जब सन 2000 तक, या फिर जो उसके बाद भी जो भी एलिजिबल होगा, लास्ट कैंडिडेट जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा 67 में, उसको दिया जाएगा। फिर कट ऑफ 1 नंबर डाउन करके अब 66 बनाया जाएगा। 66 में जो सबसे ज़्यादा एजेड होगा, यानी सबसे ज़्यादा जो उम्रदार आज होगा, जैसे जिसका डेट ऑफ बर्थ 1980 होगा, 1975 होगा, पहले उसको नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते 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 फिर आपका नए लड़के को नंबर मिलेगा। फिर उसके 65 नंबर कट ऑफ बना दिया जाएगा। फिर इसी तरह से करते करते कट ऑफ धीरे धीरे नीचे की जाएगा और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन करते हैं। ये सिलसिला है, प्रोसेस है कि कैसे आपका मेरिट लिस्ट डाउन होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओवरऑल होगा कितना। जैसे अगर मैं मान के चलूँ कि 67, मान लीजिए 67 नंबर पाने वाले तकरीबन कम से कम 150 से 200 लोग ऐसे ज़रूर होंगे कि जो 67 नंबर पाए होंगे और उनका डेट ऑफ बर्थ जो है अकॉर्डिंगली मतलब इधर उधर वेरी कर रहा होगा। लेकिन 67 नंबर 150 लोग ऐसे पाए होंगे जनरल में ही कि जिनका अलग अलग डेट ऑफ बर्थ होगा, तो वो अलग अलग ज्वाइनिंग लिए होंगे, अलग अलग सिलेक्शन उनका हुआ होगा। तो ये चीज़ हो गया। तो जो 150 नंबर वाला बात यही चल रहा है, तो मतलब 150 लोग जो है करीब करीब जो है ऐसे मिल जाएंगे आपको, जो एक ही डेट ऑफ बर्थ पर होंगे। तो उसी तरह से अगर आप एक नंबर छोड़ते जाएं तो 150 लोग आपको मिलते जाएंगे। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो कम से कम यहाँ पर कम से कम 7 से 8 नंबर तक का भी गिराव देखने को मिल सकता है। अब अकॉर्डिंग टू बीपीएससी अब देखिए कितनी सीटें बचती हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 से 8 नंबर तक, यानी 60 नंबर भी आपका प्लस में है, यानी 60 नंबर से ज़्यादा अगर आपका मिल रहा है तो आप मान के चलिए कि आपको कुछ ना कुछ तो इसमें होने की संभावना बनी रहेगी। बाकी क्या होता है कि तो बात ऑफिशियली है, बट 60 नंबर पर भी मैं कहूँगा कि आप उम्मीद बनाए रखिएगा। 60 से नीचे होगा तब उम्मीद मत बनाइएगा, लेकिन 60 तक अगर आपका होगा तो आप उम्मीद जरूर रखिएगा। फिर उसके बाद उर्दू में अगर बात करें हम, तो यहाँ पर आपको अगर मान लीजिए 54 दिया तो 48 के अगर मान लीजिए आप अलग फ़र्क में होंगे तो भी आपका नंबर आ सकता है। वहीं जो 62 नंबर बना हुआ है, ये 62 नंबर वाले जो है ये अगर मान लीजिए आपका 55-56 नंबर तक भी पा जाते हैं तो इनका भी संभावना बना रहता है। उसी हिसाब से आप अलग अलग कैटेगरी में, जैसे फीमेल होंगी तो फीमेल 50 नंबर के अप्रॉक्स, वैसे EWS वाले जो होंगे तो इसमें 50 नंबर के, EWS फीमेल होंगी तो इसमें 40-45 नंबर तक। इसी तरह से करते करते हर कैटेगरी में आपको 4-5 नंबर 6 नंबर तक आप कम करके देख सकते हैं। अगर आपका उसके अंदर में आ रहा है 5-6 नंबर के अंदर में, तो आपका संभावना बना हुआ है कि आप होगा। लेकिन एक चीज़ और, जो ये 39 नंबर पर कट ऑफ बना है, जो ये 39 नंबर पर बना है और जो ये 39 नंबर बना है, जहाँ भी कट ऑफ में 39 नंबर पर बना है, ये मिनिमम कट ऑफ है, इसके नीचे नहीं जा सकता। क्योंकि ये अब इसके नीचे लाने के लिए क्या करना होगा कि उनको अपना जो जैसे जो 40% निर्धारित किए थे, जो 35% निर्धारित किए थे, उसको भी कम करना पड़ेगा। तो
वो संभावना कम है थोड़ी, लेकिन अगर करना चाहें तो कर भी सकते हो। तो 39 नंबर से नीचे कट ऑफ शायद नहीं जाएगा, लेकिन अगर जा भी सकता है, अगर बीपीएससी चाहे तो छूट दे दे, और छूट दे करके जो है उसको नीचे गिरा करके मेरिट लिस्ट में, क्योंकि सीटें तो भाई बहुत ज़्यादा बची हुई हैं। अभी तो 62, अभी तो मतलब 70,000 करीब सीटें थी, जिसमें से 62,000 पे ही खाली रिजल्ट आया, यानी तकरीबन अभी 8-9 हज़ार पे तो रिजल्ट भी नहीं आया है। उतनी सीटें तो वैकेंट है। उसके बाद अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट, फिर सेकंड में बहुत सीटें बची हुई हैं। आप चाहें तो उस पर कर सकते हैं, बाकी अगर करना चाहें तो। अब आते हैं हम 9-10 पे। तो जो 9-10 वाले हैं, इनमें देखेंगे तो अलग अलग सेक्शंस हैं। मैंने आपको जो भी समझाया कि कैसे कट ऑफ बनता है, कि जब पहले डेट ऑफ बर्थ पहले देखा जाता है मार्क्स। मान लीजिए 55 नंबर पे कट ऑफ बना, तो 55 नंबर वाले में जो कट ऑफ बना है वो 1976 डेट ऑफ बर्थ है, यानी जो 55 नंबर पाया 1976 डेट ऑफ बर्थ। अभी 1977, 78, 79, 80 करके जो 56 नंबर पाने वाले जो हैं, हिंदी में जो 55 नंबर पाने वाले जनरल स्टूडेंट 1976 तक का कट ऑफ बना है। तो अब जो उनसे यंग ये लोग हैं, 55 नंबर पाने वाले ही जो उनसे कम उम्र के हैं, जैसे जिनका डेट ऑफ बर्थ 77, 78, 79, 80 या फिर 90, 91, 92 इस तरह का होगा, या 97, 2000 होगा, तो वे लोग अब नौकरी पाने के लिए मतलब उनका भी नंबर आएगा। फिर उसके बाद जो 55 नंबर पर उसका 54 आएगा, फिर 53 आएगा, फिर 52 आएगा, इसी तरह से अलग अलग डेट ऑफ बर्थ अलग अलग कैटेगरी में बढ़ते जाएगा। तो अगर आपका इसमें 4-5 नंबर कम है तो भी आपको सीट मिलेगा। क्यों? प्राइमरी में तो थोड़ा मतलब एक तरह से बवाल भी है। प्राइमरी में तो एक बात कहें कि ज़्यादा भीड़ भी है। 9, 10, 11, 12 में तो कोई भीड़ नहीं है, कोई समस्या नहीं। बहुत जगह तो कट ऑफ एकदम मिनिमम बना के रखे हैं ये लोग, क्योंकि बच्चे ही नहीं मिले हैं। तो बच्चे ही नहीं मिले तो क्या करेंगे भाई, मिनिमम कट ऑफ लगाओ। देखिए तो 55 नंबर, इसमें अगर आपका 50 नंबर से भी नीचे अगर मैं बताऊँ तो आपको 48 नंबर भी अगर हिंदी में आप जनरल स्टूडेंट हैं तो उम्मीद बनाए रहेगा, आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जरूर फायदा होने वाला है। उसी तरह से करके उर्दू, संस्कृत, हर जगह पे आपका जो भी कट ऑफ होगा, यहाँ पर चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर कहीं भी होगा, तो आप अपना कम से कम 5 से 7 नंबर घटा करके आप अपना रख सकते हैं, और आपका ये सेफ स्कोर होगा कि उसके बाद आपका नंबर आ जाएगा। वहीं 11-12 में कहें तो 9-10 से भी कम भीड़ तो 11-12 में आप देखिए तो खुद ही यहाँ पे हिंदी का कट ऑफ देखिए आप तो 39 नंबर, जो कि मिनिमम कट ऑफ है, उतना बना के रखे हैं ये लोग। अब इससे नीचे लाएंगे तभी तो सीट भरेगी। सीट इसमें बहुत ज़्यादा खाली है, 34,000 सीट तो ऐसे ही खाली है। उसके बाद अभी और सीट खाली होना है, तो मान के चलिए यहाँ पर तो 30-35 हज़ार तो ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ पर तो मिनिमम कट ऑफ पे देखिए बहुत जगह, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 39 नंबर बनाए हुए हैं। मैथिली में भी जगह अगर देखें तो 39 नंबर कट ऑफ बना हुआ है। वहीं अगर हम देखिए यहाँ पे भी 39 बना हुआ है, फिजिक्स में भी 39 बना है, केमिस्ट्री में भी 39 बना है। तो टीचर ही नहीं मिल रहा भाई इनको तो यहाँ पर देखिए साइकोलॉजी में भी 39 नंबर बना हुआ है, जियोग्राफी में 40 नंबर बना है। तो ये सब कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ पर ही जाएगा। और अगर मिनिमम कट ऑफ में रिलैक्सेशन मिलेगा तो आपको मौका मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो फिर ये 39 से नीचे नहीं आएगा बिना रिलैक्सेशन के। तो रिलैक्सेशन तो बीपीएससी देगा ही देगा। इसमें 9, 10, 11, 12 में तो मिलना ही मिलना। बाकी प्राइमरी में देता है कि नहीं ये तो देखने वाली बात है। तो चलिए अब ये जो है मैंने आपको कट ऑफ बता दिया कि अगर आपका जो कट ऑफ बना है उससे अगर 5-7 नंबर कम है तो आप अपना उम्मीद बनाए रखिएगा। उससे ज़्यादा कम है तो मत उम्मीद रखिएगा, लेकिन अगर 5-7 नंबर तक कम है तो आप उम्मीद रख सकते हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपका आने का चांस बना रहेगा। तो ये रही बात पूरी, मैंने आपको समझा दी। बाकी आप लोग वीडियो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस सब चीज़ों को सोचने में, बनाने में और करने में। और मैं आपको पल-पल का अपडेट देता रहूँगा। तो चैनल को मौका दिया गया, उस तरीके से इस बार भी सीटेट अपीयरिंग को मौका मिले। और तीसरी मांग हमारी थी कि ये जो फॉर्म अप्लाई अभी हो रहा है, इसमें जिस तरीके से पहले आपने एज रिलैक्सेशन दिया था, इस बार भी सरकार को एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। तो एज रिलैक्सेशन तो दे दिया, प्रसाद जी ने तो क्लियर कर दिया है। 6 to 8 में शायद नहीं मिला हुआ है। नहीं 6 to 8 के लिए ही उन्होंने कर दिया, 10 साल की छूट। अच्छा, तब तो अच्छी बात है। अगर ये कर दिया तो अच्छी बात है। मतलब आपकी एक मांग सुन ली गई। हाँ, इसके लिए मैंने पहले अप्रोच किया था, पहले मैंने बात की थी। अच्छा, आपने पहले भी बात की थी मैंने पहले भी। सीटेट अपीयरिंग के लिए भी मैंने बात की थी, हालांकि सीटेट अपीयरिंग के वो रेडी नहीं थे। अच्छा, अब क्या लगता है संदीप सौरभ जी, अब क्या लगता है, क्या सीटेट अपीयरिंग को मौका मिलेगा? मेरी इस संबंध में बात हुई जिन लोगों से, उनका कहना था कि सरकार का पूरा प्लान है कि दिसंबर के अंत तक ये इस रिजल्ट को फाइनल कर देंगे। रिजल्ट को फाइनल कर देंगे इतनी जल्दी करेंगे। दिसंबर में परीक्षा भी और दिसंबर में नतीजा दिसंबर भी? के अंत तक रिजल्ट ला देंगे। जी। तो इसलिए चूंकि सीटेट का जो परीक्षा होनी है वो शायद जनवरी में हो, फरवरी के तक उसका रिजल्ट आएगा। तो इनका कहना है कि उसके चलते मामला बहुत पेचीदा बन जाएगा। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि अब हर साल ही बहाली लेंगे, ताकि इस बार के जो अपीयरिंग वाले बच्चे हैं उनको मौका मिल जाए अगले साल। बिल्कुल, अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट भी किया था कि हर साल अगस्त महीने में हम परीक्षा लेंगे, तो सीटेट अपीयरिंग वाले घबराए नहीं। लेकिन लगता है कि बात मानेंगे, क्योंकि सीटेट वाले बड़े परेशान है अपीयरिंग। अब करना तो सरकार को है, करना तो बीपीएससी को है, और उनके मुद्दे को, सीटेट अपीयरिंग वाले मुद्दे को तो हम मैंने पहली बार सदन में नहीं कह रहे हैं, सदन शुरू होने से पहले भी मैंने अप्रोच किया था। लेकिन उस समय हुआ कि देखते हैं, लेकिन फाइनली लोगों ने तय करके बताया हमको कि नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, मतलब अब इस बात पर मुहर लग गई है, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन प्रयास तो हमने इसलिए आखिरी दिन में मैंने उठाया था, और मैंने इसलिए कल जो सदन अंतिम था, मैं जानता था कि सरकार ये कह रही है, लेकिन तभी मैंने सदन में दिया, तभी आपने बात रखी, तभी मैंने कहा कि आप सीटेट अपीयरिंग को मौका दीजिए। अच्छा, कल जब आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था, जब आपने कई मांगे उठाई, तो क्या सहमति जताई लोगों ने, मतलब बाकी मांगों को लेकर भी क्या कुछ लगता है कि बात बनी संदीप सौरभ जी? कह नहीं सकते, देखिए जो मैंने मुद्दा उठाया वो शून्यकाल में उठाया है, और वो जाएगा भी डिपार्टमेंट के पास। तो मेरे ख्याल से देखिए ये तो इस तरह का मसला नहीं है कि आप लंबे समय तक कोई रोड का निर्माण करवाना है कि आप डाल भी सकते हैं। आपको अगर मौका देना है तो तुरंत देना होगा। अगर आपको सीटेट ये वाला तो हो गया, रिलैक्सेशन वाला तो बहुत बढ़िया है। और ये जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, जो महिलाएं हैं उसमें, जो दिव्यांग हैं, उनको गृह जिला मौका मिले, ये भी जल्दी करते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से लेटर चला जाएगा जल्दी से ही, और फिर हम अप्रोच करेंगे कि उस पर अमल किया जाए, जितना संभव हो सके उतना कोशिश मतलब आप लगे रहेंगे इस मुद्दे पे? कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने से ही कुछ चीजें निकली हैं। एज रिलैक्सेशन वाला अगर हुआ, आप कह रही हैं, मुझे तो खबर नहीं थी इसकी, अगर हो गया तो अच्छी बात है। अच्छा, ये भी हम जानना चाहेंगे कि क्या नियोजित शिक्षकों का मुद्दा भी उठाया गया, क्योंकि आप लगातार ये भी मांग कर रहे थे कि नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा। देखिए, नियोजित शिक्षकों का जो मैंने सरकार को लिख के पहले दिया था, सदन से पहले दिया था, और उसमें हमने यही कहा था कि कोई अलग से कैटेगरी मत बनाइए, और मेरे ख्याल से वो एक्सेप्ट होगा। हाँ, ये जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाकर कोई अलग ये जो नाम दे दिया गया है विशिष्ट, हाँ, तो इस पर मेरी आपत्ति थी, मैंने आपत्ति दर्ज की थी मैंने, और मेरे ख्याल से यही शिक्षा विभाग की तरफ से सरकार के पास लेटर भी गया हुआ है, और इस पर विचार चल रहा है। लेकिन आपको मालूम है कि दिसंबर महीने में परीक्षा भी होने वाली है, जो मामूली सी परीक्षा है, सक्षमता परीक्षा, जिसको मुख्यमंत्री ने मामूली परीक्षा बताई, वो दिसंबर में होने वाली है। वो परीक्षा, देखिए परीक्षा को लेकर के सरकार का कहना है कि ये लेंगे, लेकिन आपने तो ये भी मांग रखी थी बिना शर्त। हमने मांग रखी है, आप मांग रखते हैं बड़ा, हो सकता है उसमें सरकार कुछ कटौती करे, या उनका कुछ तर्क है कि भाई
आप एक पद पर थे, आप नियोजित थे, आपको राज्य कर्मी में ला रहे हैं, तो बीच में कोई क्राइटेरिया अगर हम फिक्स नहीं करेंगे तो मामला लीगल फंस जाएगा। ये कहना है वित्त मंत्री, जो पहले शिक्षा मंत्री भी थे, विजय चौधरी जी का कहना है। तो अगर ये कहना है तो हमने कहा था कि तभी आप उसको सक्षमता परीक्षा के बजाय डिपार्टमेंटल परीक्षा कहिए। तो ये बात पे चर्चा चल रही है, क्या उनको करना है, हमने तो मांग रख दी। और विशिष्ट शिक्षक में मेरी बहुत आपत्ति थी, मैंने कहा था कि एक समान शिक्षक, हाँ, एक समान शिक्षक कीजिए। पहले से ही आपके पास विशेष शिक्षक है तो विशेष शिक्षक अलग है, विशिष्ट शिक्षक अलग है, तो ये शब्दों के साथ खिलवाड़ जो है वो सरकार बंद करे। तो ये सारी बातें कही गई है और इसमें मेरे ख्याल से जल्दी ही आने वाला है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि अब तो बीपीएससी टीआरई 2.0 भी आ गया है, लेकिन बीपीएससी टीआरई 1.0 को लेकर विवाद अब भी थमा नहीं है। अब भी लोग कह रहे हैं गड़बड़ी हुई है, अब भी कह रहे हैं फर्जीवाड़ा है। हम लगातार देख रहे हैं कि एक्शंस भी हो रहे हैं, काम चल रहा है, लेकिन पूरी तरह से जो है विवाद थमा नहीं है। हमने उसमें एक तारांकित प्रश्न दिया था जी। और हमने उसमें 2-3 मांगे की थी। एक तो हमने मांग की थी कि जो छात्रों का कंप्लेन कई तरह के आ रहे हैं, किसी के रिजल्ट को लेकर के कहीं पे कई सारी शिकायतें, तो उस शिकायतों को एड्रेस किया जाए। दूसरा हमने उसमें मांग रखा था कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको आप नए पदों पर मत लीजिए, उनके पुराने पदों को ही समाहित कर लिया जाए। तो और नए पदों पे सिर्फ टीचर्स को रखा जाए जो नए अभ्यर्थी हैं, फ्रेश लोग रखा जाए। तो और इसके बाद जो सीटें खाली हैं, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस कर चुके हैं लोग, तो खाली पदों पर सेकंड लिस्ट लाया जाए। तो ये हमने मांग रखी लेकिन है। अब तो खाली पदों को लेकर भी अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट कर दिया है, बड़ा साफ-साफ कह दिया है कि जो पद खाली हुए हैं उसको बीपीएससी टीआरई 2.0 में भर दिया जाएगा। यानी कि अब बीपीएससी टीआरई 2.0 के जो पूरे पद है वो 1 लाख कुछ हो अब गए। देखिए सरकार कुछ कहेगी, बीपीएससी कुछ कहेगा, तो हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं। सरकार ने जो जवाब दिया, मेरे स्पष्ट का लिखित प्रश्न का लिखित जवाब है। अच्छा, तो आपको उसमें जवाब मिल गया? जवाब मिला है, मैंने जवाब पब्लिक में भी डाला है। तो उस जवाब में तो कहा गया है कि सरकार जो है वो सेकंड लिस्ट लाने पर विचार कर रही है। ये साफ-साफ जवाब दे दिया गया है। साफ-साफ जवाब दिया हुआ है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सेकंड लिस्ट आएगी, लोग जो है वो निराश ये हैं। शिक्षा विभाग कह रही है। ये शिक्षा विभाग अब शिक्षा विभाग कुछ और कहे, बीपीएससी कुछ और ट्वीट कर दे, जी। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? लेकिन एक उम्मीद की किरण है आपकी तरफ से, क्योंकि अभी भी चीजें फाइनल नहीं है। क्योंकि कई सारे लोग को आपने गलत तरीके से बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ले लिया, तो आपकी गलती है। उसके चलते जो मिनिमम कट ऑफ को पार किए हुए लोग हैं उनकी तो गलती नहीं कि उनको आपने छांट दिया है। तो इसलिए इस पे सेकंड लिस्ट पर विचार करना चाहिए। या तो आप शुरुआत में इस तरह से करते कि गड़बड़ियां नहीं होती। वो नियोजित शिक्षकों को समाहित करने के लिए नहीं तैयार थे उस आंसर में, लेकिन उनका कुल मिला के कहना था कि जो पद खाली है उसके लिए सेकंड लिस्ट लाने की सेकंड लिस्ट आएगी। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इसका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड में खुलेगा, उस तरीके से नीचे जो है साइन अप वाला अकाउंट है, उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, यहाँ पर नीचे रेफर कोड ऑप्शन पर जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसका एग्जाम करने के बाद आगे बढ़ाइएगा, फिर यहाँ पर मोबाइल वेरीफाई करेगा प्रोजेक्ट में, फिर वेरीफाई आगे बढ़ाइएगा, यहाँ पर डिटेल नाम रखिएगा और आप जो रेफर कोड दिया है जो ऑप्शन पर दिया है आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको अपना जीमेल आईडी कोई चुन लीजिएगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ाइएगा, यहाँ पर क्लिक करके लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा, फिर आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट करना है। आपका नाम आ रहा होगा, आपको दिल्ली सही होगा, तो सबमिट करके आगे बढ़ाइएगा। तो आप जो है जब इस सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको इस तरीके से आप यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ाइएगा। फिर यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना है, आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पर फिल कर लेना है, जैसे ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को फिल कर दिया। ओटीपी करने के बाद आपको यहाँ पर आप जो यहाँ पर डिजिटल का पासवर्ड कर लेना, डालना और पास कर लेना। फिर यहाँ से आपको आगे बढ़ना है, फिर आपको डिजिटल का आएगा, फिर आपको अप्रूव हो गया, फिर आपको अपना अकाउंट बैंक अकाउंट आपको लिंक करना पड़ता है। यहाँ पे पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ लिंक करना है, बाद में कोई इंस्टॉल कर देगा आपको मान लीजिएगा अपना, फिर यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट करके आपको आगे बढ़ना है, कौन सा बैंक खाता है, फिर यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा और अपना कोड डाल के लिंक बैंक अकाउंट करके आगे बढ़ेगा। फिर वहाँ से आपको अपनी सेल्फी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ तरीके से, फिर आप सेल्फी करके आपको सिग्नेचर करके आएगा, सिग्नेचर करके आपको जैसे आईफोन पर आप सेल्फी दीजिएगा, तो स्क्रीन पर आप करके अपना इस तरह से आप अपलोड कर सकते हैं और स्क्रीन पर लिख सकते हैं। तो जैसे आपने जहाँ पर सिग्नेचर करके अपना अपलोड कर दिया, अपना सिग्नेचर करके आगे बढ़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है इस तरह से आपको कुछ एनुअल इनकम बनाना होगा, आप रजिस्टर कर दीजिएगा, फिर यहाँ से जो भी आपका होगा सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी आप लिखिएगा उसके आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पर मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पर मेल जो मिलेगा, यहाँ पे मंथली आप चाहिए रिकॉर्ड लीजिए, फिर आपका अकाउंट कुछ तरीके से आप लिखिएगा कंफर्म, ऊपर क्लिक करेगा कंफर्म, फिर यहाँ पे आधार नंबर लिख के वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड फिर से ओटीपी आएगा, ओटीपी आगे से आपका अकाउंट खुल जाएगा कुछ तरीके से। आप इस तरह से